नमस्कार छात्रों, आज हम वारिस कौन इस पाठ के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। वारिस वारिस यानी क्या? उत्तराधिकारी। यानी राजा के अगर मर गया इसी युद्ध में तो राजा के बाद उसका जो बेटा होता है वह वारिस के रूप में अपने राज्य की स्थापना करता है, इसलिए उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। इस पाठ के अंतर्गत हम वारिस कौन इसके बारे में जानकारी देखेंगे। कहानी है एक राजा की। कल के वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली है। आज हम पाठ के विस्तृत स्पष्टीकरण देखेंगे। वारिस कौन, लेखक विभा रानी। परिचय: जन्म 1959 मधुबनी बिहार। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। लेखिका का परिचय है। लेखिका ने क्या क्या लिखा है, कहानी, गीत, अनुवाद, नाट्य लेखन, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने कौन कौन से साहित्य में काम किया है यह बताया गया है। इस लेखिका के प्रमुख कृतियाँ यानी इन्होंने जो लिखा है वो देखिए। उसमें से प्रमुख कृतियाँ पहली है चल खुसरो घर अपने। चल खुसरो घर अपने। मिथिला की लोक कथाएँ। देखिए प्रमुख कृतियाँ: चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, एक कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजो, एक नाटक, उसे समृद्ध सेयन भी कहते हैं। इसका द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है, यानी इसमें द्विभाषी में लेखन किया गया है। बिल टेंडर की डायरी। इस प्रकार इन्होंने कृतियाँ लिखी है। आप देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना है। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका क्या कहती है कि हमें उत्तम फल कोई प्राप्त करना हो तो समय और जो हमारे पास साधन है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी अपने पास जो समय है, जो साधन है, उस साधनों का जो सही उपयोग करता है वही अपने जीवन में क्या होता है, सफल होता है, उसे ही मिळता आहे। म्हणजेच आपल्याजवळ जी वेळ आहे, जे साहित्य आहे त्याचा उपयोग आपण चांगल्या कामासाठी केला पाहिजे। देखिए अब कहानी के माध्यम से अब देखते हैं हम। चले वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी। कौन बुद्धिमती होगी? जिसे होगी उसे ही वह अपना राजपाट सौंपेगा, यानी उत्तराधिकारी सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। यानी चारों में से कौन लड़की बुद्धिमती होगी, किसे हम राज्य का उत्तराधिकारी सौंपे, वह सोचने लगा और उस पर उसे एक उपाय सूझता है। उसने अगले दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूँ के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। वो क्या करता है, अपने 4 बेटियों को अपने पास बुलाता है और कहता है उसे तुम अपने पास रखो। 5 साल के बाद जब मैं उन्हें मांगूंगा तो तुम्हें वापस करना होगा। गेहूँ के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूँ के इन दानों की याद रहेगी क्या? और याद भी रहा तो क्या होगा, बंडा से लेकर दे दूंगी। उसमें से एक बेटी क्या करती है, बड़ी बेटी उसे खिड़की से बाहर फेंकती है। वो सोचती है कि आज से 5 साल बाद को पिताजी की इसकी याद रहेगी। अगर रही भी तो उसे वो कहा लेगी दुकान से, यानी भंडार से नए खरीदेगी और दे देगी। ऐसा सोच कर वह अपनी खिड़की से बाहर उसे वो फेंक देती है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकचे में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बहन क्या करती है, देखिए, एक चांदी की डिब्बी लाती है। उस डिब्बे में एक मखमल का
एक कपड़ा रखती है और उस कपड़े में वह दाने रख कर उसे एक डिब्बी में बंद कर देती है। जब वह सोचती है कि पिताजी जब 5 साल बाद उन्हें मांगेंगे तब वह उन्हें वापस कर देंगे। अब तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे। उन्हें दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी बहन सिर्फ सोचती रहती है कि उसे क्या क्या करूं। रहती है चौथी बहन, वह तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। इसलिए वह क्या करती है, उसे गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद थे, इसलिए उसे वह भुनवा कर उसे वह खा डालती है और खेल में मग्न हो जाती है। यानी गर्म पानी में उसे भुनवा देती है और वह खाकर अपने खेल में मग्न हो जाती है। मग्न हो जाना यानी तल्लीन होना या खेल में मग्न रहना। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तीसरी राजकुमारी को मालूम था कि पिताजी उन्हें यूं ही ऐसे नहीं दाने नहीं दे देंगे, उसके पीछे कोई ना कोई उसका उनका मकसद होगा, यानी ध्येय होगा, उद्देश्य होगा। पहले तो वह भी सोच अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। पहले तो क्या करती है, वह अपने दोनों बहनों की तरह उसे सहज कर रख देने की सोचती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। उसे मालूम था कि पिताजी का इसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर है। वह 2-3 दिनों तक वह सोचती रही कि क्या इस दानों का वह क्या करे। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वही दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। वो क्या करती है, अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वो दाने बो देती है। उसी समय पर अंकुर फूटते हैं, पौधे तैयार होते हैं और उसमें से दाने निकल आते हैं। राजकुमार ने तैयार पैसल में से दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। वो क्या करती है, ज़मीन में वो दाने बो देती है। समय आने पर उसे अंकुर फूटते हैं, पौधे तैयार होते हैं, उसमें से दाने निकलते हैं। फिर से वह दाने राजकुमारी ज़मीन में बो देती है, फिर से वह उनमें से दाने निकलते हैं, फिर से वो बो देती है, फिर से दाने निकलते हैं। इस प्रकार उस रानी के पास 5 वर्षों में बहुत से ढेर सारे गेहूँ तैयार हो जाते हैं। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि चारों बहनों में से सिर्फ तीसरी राजकुमारी ने ही उन दानों का सही उपयोग किया है, सही इस्तेमाल किया है। पहली बहन ने उसका सही उपयोग नहीं किया, उसे वो फेंक देती है। दूसरी बहन एक चांदी के डिब्बे में उसे रख देती है और तीसरी बहन उसे बुनवा कर चौथी बहन तो उसे बुनवा कर खा डालती है। सिर्फ तीसरी राजकुमारी है, वह ज़मीन में उसे बो देती है और उस ज़मीन में बो देने के बाद इस प्रकार उसे वह अंकुर फूटते हैं और उसके पास बहुत ढेर सारा गेहूँ तैयार हो जाता है। इस प्रकार आज हम यही रुकते हैं। इस पाठ के पूर्वार्ध तक हमने चारों राजकुमारों से कौन सी राजकुमार ने कौन सा उपयोग किया ये देखा। कल की वीडियो में इसके आगे का पाठ हम देखेंगे। धन्यवाद।